नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम भारत में स्थानीय लोकतंत्र यानी पंचायती राज की उस संवैधानिक नींव को डीकोड करने वाले हैं। सुनने में ये टॉपिक सीधा लगता है ना, लेकिन इसका ढांचा बहुत गहरा और दिलचस्प है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, आर्टिकल 243 के ए से लेकर ओ तक के सारे सब क्लॉजेज याद रखना सच में किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगता। बिना किसी मैप के ये एकदम डरावनी और कभी न खत्म होने वाली लिस्ट की तरह महसूस होता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज हम इसे आसान बनाएंगे। वैसे इस पूरे सिस्टम की जड़ें जुड़ी हैं साल 1992 के उस ऐतिहासिक 73rd संविधान संशोधन से। जी हाँ, इसी अमेंडमेंट ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया और लोकतंत्र को सीधे गांव की दहलीज तक ला खड़ा किया। आज हम इस अल्फाबेट सूप को रटने के बजाय 5 आसान हिस्सों में बांटेंगे। पहला, पंचायती राज का उदय। दूसरा, पंचायत की नींव। तीसरा, अधिकार और कार्यकाल। चौथा, शक्ति और वित्त। और आखिर में चुनाव और इसे लागू करने के नियम। बस इतना ही। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, पंचायती राज का उदय और इसका संवैधानिक आधार। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ये दोनों सेम नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्राम सभा का मतलब है गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स का समूह। समझ लीजिए ये गांव की अपनी संसद है। और ग्राम पंचायत वो उन वोटर्स द्वारा चुनी गई एक छोटी सी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो असल में वहां का शासन चलाती है। क्लियर? अब आते हैं भाग 2 पर, यानी पंचायत की नींव। इसमें हम समझेंगे आर्टिकल 243 ए, बी और सी को। शुरुआत करते हैं आर्टिकल 243 ए से। इसे याद रखने की एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ए फॉर असेंबली यानी सभा। ये आर्टिकल ग्राम सभा की बात करता है। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की सबसे जमीनी तस्वीर है, जहां गांव के सारे वोटर्स एक साथ एक असेंबली के रूप में इकट्ठा होते हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 243 बी। यहाँ बी का मतलब आप बिल्ड यानी बनाना याद रख सकते हैं। असेंबली के बन जाने के बाद बारी आती है एक 3 टियर यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को बिल्ड करने की, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर। और सी से क्या होगा? सी से कंस्ट्रक्शन या कंपोजिशन। ये आर्टिकल उसी पंचायत के स्ट्रक्चर या ब्लूप्रिंट को तय करता है। मतलब इस 3 स्तरीय ढांचे में कौन कहाँ बैठेगा और उसका चुनाव कैसे होगा, ये सब आर्टिकल 243 सी में तय होता है। स्ट्रक्चर तो बन गया, अब चलते हैं भाग 3 पर, अधिकार और कार्यकाल। यहाँ हम डी, ई और एफ की बात करेंगे। देखिए, आर्टिकल 243 डी को याद रखना बहुत आसान है। डी यानी डाइवर्सिटी या विविधता। ये किसी की मेहरबानी नहीं है, बल्कि एक पक्का संवैधानिक अधिकार है। ये तय करता है कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें रिजर्व हों, ताकि हर मार्जिनलाइज्ड वर्ग को सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी मिले। अब बात करते हैं 243 ई की। ई फॉर एक्सपायरी, या फिर आप इसे ईयर से भी याद रख सकते हैं। ये पंचायतों के लिए 5 साल का एक सख्त कार्यकाल फिक्स करता है। ये 5 साल की जो फिक्स अवधि है ना, ये इस पूरे सिस्टम को स्टेबिलिटी और जवाबदेही दोनों देती है। इसके बाद है आर्टिकल 243 एफ। एफ का सीधा सा मतलब है फेल। अगर कोई मेंबर अपनी योग्यता बनाए रखने में फेल हो जाता है, चाहे वो उम्र की वजह से हो, दिवालियापन हो या राज्य के किसी कानून के तहत हो, तो उसे कैसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या अयोग्य ठहराया जाएगा, इसके सारे रूल्स इसी में दिए गए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, शक्ति और वित्त यानी पावर एंड फाइनेंस। इसमें आते हैं आर्टिकल 243 जी से लेकर जे तक। अब किसी भी घर को चलाने के लिए पावर तो चाहिए ना। आर्टिकल 243 जी को आप गॉड पावर या जीनियस कह सकते हैं। ये पंचायतों को 11वीं अनुसूची में दिए गए 29 बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट्स जैसे सड़क, पानी और कृषि पर काम करने की असली ताकत और जिम्मेदारियां सौंपता है। फिर आता है आर्टिकल 243 एच माने हाई टैक्स। ये प्रावधान पंचायतों को अपने लेवल पर टैक्स, ड्यूटी, टोल और फीस लगाने का और उसे वसूलने का एक बड़ा अधिकार देता है। यहीं से तो उनकी अपनी फाइनेंशियल आज़ादी की शुरुआत होती है। और इनकम के बिना पंचायत कैसे चलेगी? इसलिए है आर्टिकल 243 आई से इनकम।
ये कहता है कि हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी राज्य वित्त आयोग का गठन होना अनिवार्य है। ये कमीशन तय करता है कि राज्य की इनकम का कितना हिस्सा पंचायतों के खाते में जाना चाहिए। पैसे आ गए तो हिसाब भी रखना होगा। आर्टिकल 243 जे से सीधा एक ही हिंदी शब्द याद आता है, जांच, मतलब ऑडिटिंग। ये पंचायतों के अकाउंट्स की जांच या ऑडिट को अनिवार्य बनाता है ताकि पूरी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और करप्शन को दूर रखा जा सके। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग 5 पर, चुनाव और इसे लागू करने के नियम। इसमें हम कवर करेंगे आर्टिकल 243 के से लेकर ओ तक। तो आर्टिकल 243 के को आप किंग्स 11 या फिर करो इलेक्शन से जोड़कर याद रख सकते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य चुनाव आयोग बनाता है, जिसका काम है बिना किसी भेदभाव के पंचायत चुनाव एकदम फेयर तरीके से करवाना। इसके बाद आर्टिकल 243L और M, ये दोनों बड़े ही लॉजिकल टेरिटोरियल रूल्स हैं। L से लागू, जिसका मतलब है कि ये सारे नियम यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगे, और M से मुक्त, जो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम जैसे खास ट्राइबल एरियाज को इन नियमों से मुक्त रखता है ताकि उनका अपना यूनिक कल्चर सुरक्षित रहे। अब बस 2 और बचे हैं, आर्टिकल 243N N का मतलब है निरंतर, जो ये तय करता है कि पुराने कानून 1 साल के ट्रांजिशन पीरियड तक निरंतर चलते रह सकते हैं। और फाइनली O से ऑब्जेक्शन नहीं, ये अदालतों को सीटों के बंटवारे या चुनाव के मामलों में दखल देने से रोकता है, यानी चुनाव प्रक्रिया में बाहर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ताकि काम बिल्कुल ना रुके। तो देखा आपने, ए से लेकर ओ तक के इस शानदार ब्लूप्रिंट को फॉलो करके हमारे लोकल डेमोक्रेसी की एक मजबूत नींव तैयार हो जाती है। और वो जो 29 अहम विषय है ना, वो सीधे तौर पर गांव वालों के अपने हाथों में आ जाते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर कागजों पर तो एकदम परफेक्ट और शानदार लगता है, लेकिन जाते जाते ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोच कर देखिए, संवैधानिक तौर पर इतनी सारी पावर्स मिलने के बावजूद क्या हमारी पंचायतें सच में आत्मनिर्भर बन पाई हैं, या फिर अपने बेसिक कामकाज के लिए वो आज भी राज्य सरकारों के दिए गए फंड्स पर ही निर्भर हैं? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।